हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शनाइज्ड यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 19 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ स्टूडेंट के कमेंट थे कि सर ऐप ढंग से नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो अच्छे से नहीं चल रही है, ठीक है, ये सारी कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उसके लिए सोल्यूशन निकाल दिया गया है। आपको इस नंबर पर कॉल करना है 8234050544, ठीक है। अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है परफेक्शनाइज्ड के तो आपको ये बैच फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपका बहुत ही एग्जिस्टिंग स्टूडेंट नहीं है, कोई दूसरा है जो देख रहा है, तो क्या करेगा, बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके ऐप को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। उसमें आपका टारगेटेड बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम लोग एक इंपॉर्टेंट कोर्स लेके आए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो जो पहले से स्टूडेंट है किसका परफेक्शन है इसका, वो तो फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है ऐप से रिलेटेड, वीडियो नहीं चल रही, क्या जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ पे जाकर कॉल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। आज की ये सारे टॉपिक्स है, आज हम लोग ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो हम लोग आगे बढ़े, देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है बिहार बाई इलेक्शंस के बारे में, ठीक है। अब बिहार में 4 जगह पे बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो कैंडिडेट थे जो ऑलरेडी विधानसभा में थे, अब उनका सिलेक्शन हो गया, अब वो इलेक्ट हो गए। कहाँ पे? लोकसभा के लिए आपको ध्यान रखना है। लोकसभा के लिए ऑब्वियसली इलेक्ट हो गए तो उनको एक सीट तो खाली करनी पड़ेगी, तो उन्होंने विधानसभा वाली सीट्स अपनी खाली कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने चार जगहों पे बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। कहाँ पे? रामगढ़ में, तरारी में, बेलागंज में और इमामगंज में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बिहार के भी आगे आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। उस टाइम भी और अभी के 4 इलेक्शंस में भी, अभी के 4 बाई इलेक्शंस में भी एक पार्टी उतरने वाली है, उसका नाम है जन स्वराज पार्टी, जो कि पहली बार उतरेगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जन स्वराज पार्टी इस बार पहली बार उतरने वाली है और इस बार बाई इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करेगी। उनके कर्ता धर्ता कौन है? उनके कर्ता धर्ता है प्रशांत किशोर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जन स्वराज पार्टी के अभी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बने हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मनोज भारती, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नाम को आप कभी भूलोगे नहीं, मनोज भारती नए एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाए गए, जो कि दलित समाज से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जन स्वराज पार्टी कब लॉन्च हुई? 2 अक्टूबर 2024 को लॉन्च हुई, आपको ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर 2024 को, मतलब इनका जो पूरा थीम है वो महात्मा गांधी के बेस्ड है, महात्मा गांधी के बर्थडे के दिन ही 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी को लॉन्च करा गया। किसके द्वारा? प्रशांत किशोर द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कौन है? एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है मनोज भारती, आपको नाम ध्यान रखना है। किसके बारे में? जन स्वराज पार्टी के बारे में। इस बार के बाई इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड न्यूज है नो फ्लाई लिस्ट। कल मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारे हमारे एयरप्लेन है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट है, जहाँ पे ना कॉल्स किए जा रहे हैं कि हम हमला करने वाले हैं, ठीक है, बॉम्ब फटने वाले हैं, ये सब वो सब कुछ चलता जा रहा है, ठीक है। अभी तक भगवान की दया से हुआ नहीं ऐसा कुछ भी हादसा, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ चल रही है। तो अब मिनिस्ट्री क्या सोच रही है, नया रूल लाने के लिए। किस चीज़ के लिए? कि अब उनको नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। जो भी इस टाइप की हरकतें करेगा उनको एक नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा, प्लस उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा, ठीक है। जो भी खर्च आएगा एविएशन का वो सारी चीज़ उनसे वसूली जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एक दो चीज़ और ध्यान रखें एविएशन के बारे में, मैं आपको आगे बता देता हूँ। एविएशन के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि इंडिया 3rd नंबर पे है किसमें? डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में, ठीक है। मतलब इंडिया डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, इंडिया का डोमेस्टिक एविएशन मार्केट वर्ल्ड के 3रे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2nd नंबर पे कौन है? 2nd नंबर पे चाइना है। और 1st नंबर पे कौन है? 1st नंबर पे यूएसए है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया का डोमेस्टिक एविएशन मार्केट वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्वियसली इंडिया बड़ा है, अब हमारा एविएशन मार्केट भी उतना ही ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। जितना एविएशन बढ़ेगा, जितनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बढ़ेगी, जितनी कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज बढ़ेगी, मतलब हमारा इंडिया उतना ही ज्यादा डेवलप होता जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का पैरामीटर ले सकते हो। तो हमारा जो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है वो 3rd नंबर पे है, 2nd नंबर पे चाइना है, 1st नंबर पे यूएस है। ये रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है। ये 2024 की रैंकिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। एक और चीज ध्यान रखेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है। नाम दिख रहा है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब ये क्या है? मैंने आपको बायोफ्यूल के बारे में बताया था, ठीक है, कि हम लोग क्या करें, हम लोग ब्लेंडिंग कर रहे हैं, पेट्रोल में ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, इथेनॉल की ब्लेंडिंग करें। किस चीज़ के लिए? ताकि हम उसको थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली बना सके, प्लस हम अपना खर्च भी कम कर सके, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए उसको बायोफ्यूल हम लोग
करें तो ये भी बायोफ्यूल की तरह है। तो ये बायोफ्यूल हम लोग कहाँ पे यूज करने वाले हैं, ये हम लोग एविएशन मार्केट में यूज करने वाले हैं, हवाई जहाज के लिए करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इन सब चीजों के लिए करने वाले हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है। इसका टारगेट क्या है, टारगेट ध्यान रखो, इसका टारगेट है कि हम लोग 1% ब्लेंडिंग करेंगे, ये ध्यान रखना है, 1% ब्लेंडिंग करेंगे, कब तक, 2027 तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1% ब्लेंडिंग करेंगे कहाँ तक, 2027 तक आपको ध्यान रखना है। किसमें, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना रहे हैं, मतलब एविएशन का जो फ्यूल है उसमें हम लोग 1% की ब्लेंडिंग का टारगेट रखा हम लोगों ने 2027 तक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग का कितना टारगेट रखा था, ये चीज आपको ध्यान, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। इथेनॉल ब्लेंडिंग का हमारा टारगेट था 20%, कब तक, 2025-26 तक, ये आपको ध्यान रखना है, 2025-26 तक ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के तहत, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के तहत हम लोगों ने 20% का टारगेट रखा था 2030 तक, बट अब हम लोग, नीति आयोग ने इसको रिवाइज कर दिया, अब हम लोग 2025-26 तक की 20% का हम लोगों ने टारगेट रख लिया, क्योंकि हम लोग काफी तेजी से इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का टारगेट है 1% और इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है 20%, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसके बारे में, एविएशन के बारे में, ठीक है। क्लियर हुई चीजें, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है विकास यादव, ठीक है। विकास यादव ने यूएसए की नींद उड़ा दी। विकास यादव किसके मर्डर प्लॉट में शामिल माने गए हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू में, गुरपतवंत सिंह पन्नू में, पन्नू के, जो कि एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और वो यूएसए का सिटीजन और कनाडा का सिटीजन है। ये सिटीजन एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है एनआईए की लिस्ट में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसको मारने का प्लॉट रचा था विकास यादव ने, किसके अनुसार, एफबीआई के अनुसार, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मतलब एफबीआई ने आपको ध्यान रखना है, एफबीआई ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में किसका नाम डाला है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि रिसेंटली एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में किसका नाम डाला गया, तो आपको ध्यान रखना है, डाला गया विकास यादव का नाम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और विकास यादव ने करा या नहीं करा ये नहीं पता मुझे, पर अगर करा होता तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, आपको ध्यान रखना है। इस पे रॉ एजेंट होने का मतलब एक तरीके से बोला है कि रॉ एजेंट है, और इसने मरवाने की कोशिश की किसको, गुरपतवंत सिंह पन्नू को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरपतवंत सिंह पन्नू को आपको ध्यान रखना है, गुरपतवंत सिंह पन्नू को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोस्ट वांटेड की लिस्ट आप ध्यान रखेंगे एफबीआई के बारे में, एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में विकास यादव आए। एफबीआई का गठन कब हुआ था, 1908 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1908 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरपतवंत सिंह पन्नू भी एक टेररिस्ट है, जो किस लिस्ट में है, ये एनआईए की लिस्ट में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसकी लिस्ट में, एनआईए की लिस्ट में आपको ध्यान रखना है। और एनआईए का गठन कब हुआ था, 2008 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई पे जो हमला हुआ था उसके बाद हुआ था, 31 दिसंबर 2008 को हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ गया। एनआईए की लिस्ट में गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जो कि अमेरिकन सिटीजन है, और इंडिया का सिटीजन विकास यादव को यूएसए की एफबीआई ने, जो कि 1908 में गठन हुआ था इसका, उसने मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज आपको पता चल ही रही होगी न्यूज में अगर आप देख रहे होंगे तो। और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं, एफबीआई और सीबीआई, ये देख लिया आपने। एफबीआई और सीबीआई, एफबीआई जो कि फेडरल एजेंसी है, कहाँ की, यूएसए की, जिसका गठन 1908 में हुआ। एफबीआई और सीबीआई मिलकर एक ऑपरेशन चलाती है, उसका नाम है चक्रा ऑपरेशंस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसका नाम है चक्रा ऑपरेशंस, आपको ध्यान रखना है। चक्रा ऑपरेशंस में इसके भी 3 पार्ट हुए, चौथा पार्ट भी चल ही रहा है, ठीक है। चक्रा 1, चक्रा 2 एंड चक्रा 3, ठीक है। चक्रा 1 हुआ 2022 में, चक्रा 2 हुआ 2023 में, और चक्रा 3 हुआ 2024 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस चीज समझ में आ गई होगी। एफबीआई और सीबीआई एक ऑपरेशन चला रही है, चक्रा ऑपरेशन, किसके खिलाफ, तो साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके खिलाफ, साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साइबर क्रिमिनल्स के साथ के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, किसके द्वारा, एफबीआई और सीबीआई द्वारा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीबीआई का गठन किस एक्ट के तहत हुआ था, ये चीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मतलब वो अपनी पावर कौन से एक्ट से लेती है, ये चीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। एफबीआई के बारे में पता चल गया। तो मोस्ट वांटेड लिस्ट में किसको डाला है, गुरपतवंत सिंह, ये विकास यादव को, और इंडिया ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में किसको डाला है, गुरपतवंत सिंह पन्नू को, ठीक है। अब 2-3 चीज हम लोग और देखते हैं। ये है विकास यादव जिनको डाला गया है, 2-3 चीज और देखो, विकास यादव और ये है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है। अब ये टेररिस्ट है, इसको खालिस्तानी टेररिस्ट आपको नहीं बोलना है, इसको बोलना है कैनेडियन टेररिस्ट, अमेरिकन टेररिस्ट ही आपको बोलना है, ठीक है। अब इसको अमेरिका
बचाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं कब तक बचता है। पर देखो गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में आप जान लो, ठीक है। गुरपतवंत सिंह पन्नू, इसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सिख फॉर जस्टिस। आपको ध्यान रखना है, सिख फॉर जस्टिस किसने बनाई है? गुरपतवंत सिंह पन्नू ने। इस बार क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, इस बार आने वाला है। कब बनाई? 2007 में बनाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2007 में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सिख फॉर जस्टिस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, ठीक है, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के खिलाफ, ठीक है। तो सिख फॉर जस्टिस 2007 में बनाई गई। अपने बर्थडे देखो, बर्थडे आपका कब आता है? 2000 में आता है, 1999 में आता है, 1998 में आता है, 1997 में आता है, 2001 में आता है। जो भी अपना बर्थडे होता है उसके हिसाब से देखो कि 2007 मतलब कितने साल बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। 2007 में बनाई गई। एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखो, ये तो गुरपतवंत सिंह पन्नू ने बनाई है। एक और कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। एक है बब्बर खालसा। बब्बर खालसा, अगर इसके बारे में पूछ ले या मैच द कॉलम आ जाए तो आपको लगा के आना होगा। इसका गठन हुआ था 1978 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और है LTTE, LTTE, ठीक है। इसके बारे में जानते होंगे, कहाँ पे बेस्ड है, कौन से कंट्री बेस्ड है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। LTTE का गठन हुआ था 1976 में, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका गठन हुआ था 1986 में, ठीक है। तो मैच द कॉलम आएगा, मैच द कॉलम आएगा सिख फॉर द जस्टिस 2008, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, नहीं 2008 नहीं 2007, ठीक है। बब्बर खालसा 1978, LTTE 1976, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड 1986, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। मैच द कॉलम आएगा, डेट जो है ये जो है ऊपर नीचे होगी तो आप उसको सही तरीके से ठीक करके लगा देंगे, ठीक है। और चीज देख लो, यूएसए और इंडिया के बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो थोड़ी सी यूएसए और इंडिया के बीच में दूरियां भी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक तरीके से टेस्ट भी कर रहा है यूएसए को, ठीक है। यूएसए बोलता है कि यार हम लोग ऐसे दोस्त हैं, हम लोग ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, ये सब वो सब बोलता है, पर उसकी बातों में उसके कामों में कितना ज्यादा डिफरेंस है, साफ साफ चीजें दिख रही है, ठीक है। तो कितना ज्यादा इनसिक्योर है, ठीक है। अभी इंडिया पूरी तरीके से डेवलप हुआ भी नहीं, पर फिर भी उससे इतना ज्यादा वो डरने लग गया, ठीक है। ये यूएसए की सिक्योरिटी है, इनसिक्योरिटी है, जो इस टाइप की चीजों को करवाती है किससे? यूएसए से, ठीक है। कनाडा सिर्फ एक मोहरा है, यूएसए इन सब चीजों के पीछे रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूएसए और इंडिया के बीच में, यूएसए और इंडिया के बीच में अभी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी कुछ डील्स हुई हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी डील्स हुई हैं, आपको ध्यान रखना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखोगे, यूएसए एंड इंडिया ने इस बार ऑपरेशन रेड फ्लैग में, ऑपरेशन रेड फ्लैग 2024 में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कहां पे हुआ? जो अलास्का में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। कहां पे हुआ? अलास्का में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। अलास्का कहां है? यूएसए का एक स्टेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूएसए इंडिया का ऑपरेशन रेड फ्लैग 2024 कहां पे हुआ है? अलास्का, यूएसए में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इंडियन एयरफोर्स का, मतलब इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन रहता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एयरफोर्स का ऑपरेशन रहता है, आपको ध्यान रखना है। सिर्फ यूएसए और इंडिया नहीं, और भी 2 कंट्रीज हैं, आपको ध्यान रखना है। ये मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सिर्फ यूएसए और इंडिया के बीच में नहीं है, ये मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान रखना है। मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? इंडिया की तरफ से राफेल ने पार्टिसिपेट किया था, राफेल हेलीकॉप्टर ने पार्टिसिपेट किया था, राफेल ने पार्टिसिपेट किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने पार्टिसिपेट किया था? राफेल ने पार्टिसिपेट किया था, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी यूएसए और इंडिया के बारे में, ठीक है। समझ में आया? ऑपरेशन चक्रा एफबीआई और सीबीआई मिलकर चलाती है, और ऑपरेशन रेड फ्लैग के बारे में, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये कहां पे हुआ? ये अलास्का में हुआ, आपको ध्यान रखना है। मल्टीनेशनल एयरफोर्स है, और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? राफेल ने पार्टिसिपेट किया, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीज क्लियर होगी। हेलीकॉप्टर मैंने गलती से बोल दिया था, तो उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में? यूएसए एंड इंडिया के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, एनआईए का गठन मैंने आपको बता दिया कब? 2008 में होता है। एनआईए का मोटो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेलवे रिजर्वेशन। अब रेलवे रिजर्वेशन से रिलेटेड न्यूज ये है कि रेलवे रिजर्वेशन को अब घटा के, मतलब पहले क्या होता था कि आप 4 महीने पहले तक ही आप अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आप 4 महीने पहले से रिजर्वेशन कराओगे तो कोई प्लानिंग फिक्स तो रहती नहीं है, ठीक है। प्लानिंग चेंज भी हो सकती है, हो सकता है कुछ घट जाए, कुछ ऐसी घटना आ जाए जिसकी वजह से आप कहीं जा ना पाओ, अपने 4 महीने पहले रिजर्वेशन करा रखे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। मतलब 4 महीने पहले जो
प्लानिंग करना पॉसिबल उतना नहीं है। तो उस केस में क्या होता था, क्योंकि 20-21% जो सीट्स होती थी ना वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है, कैंसिलेशन करवा देते थे लोग। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, जिसको जाना है वो जा नहीं पा रहा, और जिसको नहीं जाना वो पहले से बुक करके रखा लास्ट एम टाइम की, वो क्या करता था, कैंसिल करता था। तो अब 120 दिन घटा के अब 60 दिन कर दिया है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब सिर्फ 2 महीने पहले आप रिजर्वेशन करा सकते हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, किसमें, रेलवे रिजर्वेशन में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब 2-3 चीज जान लो, रेलवे से रिलेटेड 2-3 चीज जान लो, ठीक है। रेलवेज का सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है, कार्गो ट्रेन से आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्गो ट्रेन से आता है, आपको ध्यान रखना है, कार्गो ट्रेन से आता है, ना कि पैसेंजर ट्रेन से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन से उतना पैसा नहीं आता जितना पैसा कार्गो ट्रेन से आता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इसका फाइनेंस कहां से चलता है, कार्गो ट्रेन से चलता है। रेलवे का आपको ध्यान रखना है, रेलवे से रिलेटेड है, कवच सिस्टम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है, कवच सिस्टम आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, ये इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कवच सिस्टम इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जिसे किसने बनाया, जिसे बनाया आरडीएसओ ने। आरडीएसओ की फुल फॉर्म आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो कवच सिस्टम किसने बनाया, आरडीएसओ ने बनाया। क्वेश्चन आएगा कवच सिस्टम किसने बनाया, तो आप चुपचाप लगा के हंस जाएंगे, आरडीएसओ। आरडीएसओ की फुल फॉर्म क्या है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये इंडिया का खुद का इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, किस चीज के लिए, रेलवेज के लिए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, किसके बारे में, रेलवेज के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और रेलवेज के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, एक जानो वन नेशन वन लोकेशन के बारे में, ठीक है। वन नेशन वन लोकेशन, ये वन नेशन वन लोकेशन क्या है, अब क्या किया जा रहा है कि इंडिया के जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जैसे रेलवेज हो गया, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, शिप से सब हो गई, रोड्स हो गए, तो इन सबको एक जगह, मतलब एक इनका टर्मिनल बनना चाहिए। ये किसके तहत बनने वाला है, ये बनने वाला है वन नेशन वन लोकेशन के तहत। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वन नेशन वन लोकेशन के तहत ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और ध्यान रखना है, इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे सर्कुलर नेटवर्क, इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे सर्कुलर नेटवर्क अगर आपसे पूछा जाए तो कहां पे बनेगा, इंडिया का लार्जेस्ट रेलवे सर्कुलर नेटवर्क कहां बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है बेंगलुरु में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां बनेगा, बेंगलुरु में बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आई थिंक आप चीज भूलोगे नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज देखो, इंडिया की जो रेलवे है, रेलवे बोर्ड की नई सीईओ कौन बनी है, उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जया वर्मा सिन्हा नई रेलवे बोर्ड की सीईओ बनी है, आपको ध्यान रखना है। और ये पहली वुमेन सीईओ है, किसकी, रेलवे बोर्ड की, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक आपको रेलवेज के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप इस चीज को भूलोगे नहीं, सारी चीज याद कर लो, एक बार देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, कहीं लिखना है लिख लो, ठीक है। अब आज के बाद आप ये सारी चीजों को भूलने वाले नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रेलवेज के बारे में चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं मार्टियल रेप के बारे में। मार्टियल रेप के बारे में इतना जानो कि केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये सारी चीजें चल रही है, ठीक है। अब क्या है कि इस बार भारतीय न्याय संहिता लागू हुआ कब, 2023 में 1 जुलाई से लागू हो चुका है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। भारतीय न्याय संहिता में मार्टियल रेप को रेप नहीं माना गया है, ठीक है। हमारे आईपीसी में भी रेप ये नहीं था और बीएनएस में भी नहीं है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आईपीसी में था और बीएनएस में, आईपीसी में नहीं था और बीएनएस में है, तो आपको ध्यान रखना नहीं, बीएनएस में भी नहीं है। और मुझे लगता है सरकार का ये सही फैसला है। क्यों, क्योंकि हम कैसे डिसाइड करेंगे, स्टेट कैसे डिसाइड करेगा, ठीक है। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच का स्टेट कैसे डिसाइड कर सकता है, उससे और सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। आपको लगेगा कि नहीं, हाँ हो सकता है वुमेन को प्रोटेक्शन हो सकता है, सबके अलग अलग राय हो, पर मेरी राय तो यही है कि भाई इसमें आई थिंक स्टेट घुस जाएगा तो और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। जितनी नहीं होनी चाहिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, तो आपकी राय अलग हो सकती है, पर मेरी राय ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फार्मर्स ग्रुप के बारे में, ठीक है। फार्मर्स ग्रुप ने कैंपेन करने का फैसला लिया, किसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। कहाँ पे, झारखंड और महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी क्यों, जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन से नंबर पे बनेंगे,
कौन से नंबर बनेंगे? 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। और 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, आपको ध्यान रखना है। डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, जो कि 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को ध्यान रखोगे। जो जस्टिस संजीव खन्ना है, ये कौन से हाई कोर्ट से आए थे? ये दिल्ली हाई कोर्ट से आए थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और 2019 में इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखो कि ये चेयरमैन थे किसके? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, प्लस की नालसा के नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के भी चेयरमैन रह चुके हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रह चुके हैं, और मेंबर रह चुके हैं गवर्निंग काउंसिल ऑफ नेशनल जुडिशियल अकेडमी भोपाल के, ठीक है। आई थिंक आप जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में सारी चीज समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। क्या आया था? कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को फैलाते हो तो वो क्या था? वो पोक्सो एक्ट के तहत दंडनीय अपराध था। ये चीज पहले से लिखी हुई थी, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपने पास रखते भी हो ना, सिर्फ आपके पास पोजेशन है, तो वो भी एक पोक्सो एक्ट के तहत मामला बनता है। आपको ध्यान रखना है। मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कोई भी मटेरियल आप पोजेस भी नहीं कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। पोजेशन भी अपराध है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। किसमें? पोक्सो एक्ट के तहत अब आप पे कार्रवाई हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस चीज के लिए मैंने इस वाली चीज को भी ऐड कर लिया था ताकि मैं आपको याद करवा दूं, ठीक है। 1 महीने पहले की न्यूज है क्योंकि, ठीक है। अभी साउथ कोरिया नहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं, सॉरी, साउथ कोरिया नहीं, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ टाइप के मटेरियल्स को बैन किया गया था, ठीक है। साउथ कोरिया ने पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ टाइप के मटेरियल्स को बैन किया है। वो किस टाइप के मटेरियल्स थे वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नवाज शरीफ न्यूज में उन्होंने बोला था कि यार इंडिया और फिर से पाकिस्तान को फिर से दोस्ती कर लेनी चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी बेस्ट टाइम है दोस्ती करने का, ये सारी चीजें बात चल रही थी। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, ठीक है, नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब की सीएम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब की सीएम कौन है? मरियम नवाज सीएम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वहां की सीएम बनी तो काफी सुर्खियों में थी, तो आपको नाम ध्यान रखना है। नवाज शरीफ की बेटी है, ठीक है। पिंक अलार्म कहां पे लगाया गया है? ये एमपी के दातिया डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है, आपको ध्यान रखना है। कोई भी वुमेन वर्क प्लेस पे है उनके लिए लगाया गया है कि वो इसे बजा सकते हैं, तो सायरन बजने लग जाएगा, तो जो भी उनकी सिक्योरिटी के लिए लोग आ जाएंगे। कहां पे लगाया गया है? ये दातिया डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है, कहां पे? एमपी में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टाइप का पिंक अलार्म होने वाला है। नेक्स्ट देखिए ऑनलाइन नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया। कहां पे? इलेक्शन कमीशन ये ऑनलाइन नॉमिनेशन स्टार्ट किया। कौन से स्टेट में किया? झारखंड में किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार आए। क्वेश्चन क्या आएगा कि पहली बात तो यही क्वेश्चन है कि अभी कहां पे इलेक्शंस हुए हैं, तो 4 स्टेट का नाम आप लिख देंगे, कौन कौन सी जगह पे लिख देंगे। झारखंड में होने वाला है, महाराष्ट्र में होने वाला है, इससे पहले हरियाणा में हो चुका है जहां पे बीजेपी जीत गई, और एक और स्टेट में हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पे उमर अब्दुल्ला सीएम बने, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। झारखंड में क्या स्टार्ट किया है? झारखंड में ऑनलाइन नॉमिनेशन स्टार्ट कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज खास चीज है, ऐतिहासिक चीज भी है, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। यूसीसी कहां पे अभी लागू होने वाला है? सबसे पहले लागू होने वाला है उत्तराखंड में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नयाब सिंह सैनी, ठीक है। नयाब सिंह सैनी सीएम बन चुके हैं, इन्होंने शपथ ले ली। कहां पे? हरियाणा के सीएम बन चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, नयाब सिंह सैनी। अब जानो इनके बारे में कि इन्होंने फ्री डायलिसिस कर दिया है। इन्होंने वादा भी किया था कि हम लोग फ्री डायलिसिस कर देंगे। डायलिसिस आपको पता है खून को निकाला जाता है, फिर खून दूसरा अच्छा खून को चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एक बार डायलिसिस कराने में 20 से 30 हजार का खर्चा आता है और हर महीने पड़ता है, ठीक है। तो अब डायलिसिस को पूरी तरीके से फ्री कर दिया वहां के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कहां पे? हरियाणा में। तो क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली कहां पे, कौन से स्टेट में जो डायलिसिस उसको फ्री कर दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा में फ्री कर दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा के नए सीएम है नयाब सिंह सैनी, आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी सीएम कौन थे? यही थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, किसके बारे में? हरियाणा के बारे में, वहां पे डायलिसिस को फ्री कर दिया गया, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एविएशन पार्क कहाँ खोला गया है? यहीं के मिनिस्ट्री के अंदर ही खोला गया है, ठीक है। तो ये कुछ खास न्यूज नहीं है, एक बार आप देखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ लो। नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। राजनाथ सिंह ने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे आना चाहिए, किसके लिए? डिफेंस सेक्टर में, मतलब आगे अपना और बढ़ चढ़ के अपना हिस्सेदारी लेनी चाहिए, ठीक है, और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि अभी हम लोगों ने व्हील्ड WHAP व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होता है, आपको दिख रहा होगा, तो व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसको किसने बनाया? ये हमारा खुद का इंडिया का खुद का मेड व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसको किसने बनाया? DRDO ने डेवलप किया, और इसको मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है?
टाटा मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये हम लोगों ने किसको देने का फैसला किया है? मोरक्को को देने का फैसला किया है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मोरक्को के कासाब्लांका में हम लोगों ने असेंबली फैक्ट्री बनाने का फैसला लिया, और वहां पे हम लोग WHAP को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब उनको भेज रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक हम ध्यान रखोगे कि WHAP हमने किसको देने का फैसला किया है? ये हमने देने का फैसला किया है मोरक्को को। ब्रह्मोस मिसाइल हम किसको दे रहे थे? फिलीपींस को दे रहे थे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि इंडिया का खुद का मेड है, और इसे कौन बना रहा है? इसको टाटा बना रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको डेवलप किसने किया? इसको डेवलप किया DRDO ने। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी एक कमेटी थी, कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने एक कमेटी बिठाई गई थी किसके ऊपर? DRDO के ऊपर, कि DRDO की फंक्शनिंग को कैसे सुधार जाए। तो उसने फैसला लिया कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में घुसना ही नहीं है, आपको सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, मैन्युफैक्चरिंग का काम किसी और को दे दो। ये जो कमेटी थी, इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे, वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सर्च करके बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो चीज क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सागर कवच। अब इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन था कहां पे? गुजरात में, गुजरात के कोस्ट पे, और यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ यूटी ऑफ दमन दीव पे क्या सागर कवच नाम का एक ऑपरेशन चलाया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। से कब तक? 16 से 17 अक्टूबर के बीच में चलाया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उमर अब्दुल्ला के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि कहां के सीएम बने? ये बने जम्मू एंड कश्मीर के सीएम। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जम्मू एंड कश्मीर के सीएम बने। ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सुरेंद्र कुमार चौधरी, ठीक है। सुरेंद्र कुमार चौधरी जो कि एक हिंदू है, इन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो सुरेंद्र कुमार चौधरी, सुरेंद्र नाम ध्यान रख लो, सुरेंद्र कुमार चौधरी कहां के डिप्टी सीएम बने? तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम बने। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जम्मू कश्मीर के प्रोटेम स्पीकर का नाम सुनो, मुबारक गुल जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की असेंबली के प्रोटेम स्पीकर बने। आपको ध्यान रखना है मुबारक गुल, आपको ध्यान रखना है ये प्रोटेम स्पीकर बने। आपको ध्यान रखना है इंडिया की लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? इंडिया की लोकसभा इस बार का प्रोटेम स्पीकर कौन था? तो आपको ध्यान रखना है भर्तृहरि मेहताब। आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है? भर्तृहरि मेहताब। आपको ध्यान रखना है भर्तृहरि मेहताब, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भर्तृहरि मेहताब इस बार के इलेक्शन में 18th लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर थे। आपको ध्यान रखना है भर्तृहरि मेहताब, और वो सातवीं बार MP बने थे। आपको ध्यान रखना है। और कहां से बने थे? कटक से बने थे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कटक कौन से स्टेट में है, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो 18th लोकसभा में इस बार कौन बने थे इस बार प्रोटेम स्पीकर? भर्तृहरि मेहताब, जो कि किस पार्टी से? बीजेपी पार्टी से हैं, और वो कटक से 7वीं बार चुन के आए थे। आपको ध्यान रखना है वो प्रोटेम स्पीकर की उन्होंने शपथ ली थी, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर आर्टिकल 95 सब क्लॉज 1 के तहत बनते हैं। आपको ध्यान रखना है। और उनको चूज कौन करता है, उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको अपॉइंट करने वाले हैं प्रेसिडेंट। आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू उनको अपॉइंट करती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओम बिरला फिर से लोकसभा के स्पीकर बन गए। आपको ध्यान रखना है 17th लोकसभा के भी वही स्पीकर थे, और 18th लोकसभा के भी ओम बिरला ही स्पीकर बन चुके हैं। आपको ध्यान रखना है। और ये करके वो इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि वो सेकंड ऐसे इंडिविजुअल बनने वाले हैं जो कि अपना सेकंड टर्म कंप्लीट करेंगे। पहला कौन किसने किया था? बलराम झाकड़ ने किया था। आपको ध्यान रखना है बलराम झाकड़ ने अपना स्पीकर का पूरा कार्यकाल पूरा किया था, सेकंड वाला। और अब कौन करने वाला है? ओम बिरला भी कर लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रोटेम स्पीकर कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? भर्तृहरि मेहताब। नाम इनका भूलना नहीं है, इस बार क्वेश्चन आएगा इनसे, ठीक है। भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर बने, जो कि 7वीं बार कटक से चुन के आए थे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस बार आने वाला है, तो इस चीज के लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है याहिया सिनवार के बारे में आपको पता होगा, इनकी वीडियो भी आपने देख ली होगी, नहीं देखी तो आप देख लो। कितनी दर्दनाक मौत मरा है ये बंदा, ठीक है। इसका हाथ पैर टूट गया था, इसकी उंगलियां टूट गई थी, ठीक है। इसको बहुत दर्दनाक मौत दी गई है, किसके द्वारा? इजराइल के IDF के द्वारा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? याहिया सिनवार के बारे में। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। किससे बिलोंग करता है? ये हमास से बिलोंग करता है। आपको ध्यान रखना है किससे बिलोंग करता है? ये हमास से बिलोंग करता है। और इस्माइल हानिया भी इसी से बिलोंग करता था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। याहिया सिनवार ने अभी पद संभाला था, किसका? हमास का। ये आपको ध्यान रखना है, अभी मतलब 1-2 महीने पहले इसने अपना पद संभाला है। इस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? याहिया सिनवार के बारे में। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इजराइल के बारे में। मैंने आपको चीज बताई थी, इजराइल ने ही अभी जीपीएस स्पूफिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। आपको ध्यान रखना है। सीडॉम एयर डिफेंस
सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम, याद कर लो सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम किससे रिलेटेड है, सी डोम एयर डिफेंस सिस्टम किससे रिलेटेड है, ये इजराइल से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी किसके बारे में, इजराइल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ताइवान और इंडिया। ताइवान और इंडिया के बारे में क्या चल रहा है। ताइवान ने अभी अपना नया कॉन्सुलेट खोला है, कहां पे खोला है, तो आपको ध्यान रखना है मुंबई में खोला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुंबई ताइवान द्वारा नया कॉन्सुलेट खोला गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, आप थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है। ताइवान का नया कॉन्सुलेट कहां पे खुला है, न्यू कॉन्सुलेट कहां खोला गया है, जो कि 3rd नंबर पे खोला गया है। कहां पे खोला गया है, मुंबई में खोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब इससे पहले 2 कॉन्सुलेट इसके और हैं, एक कहां पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, और सेकंड कहां पे, चेन्नई में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक न्यू दिल्ली में, सेकंड चेन्नई में और 3rd मुंबई में नया कॉन्सुलेट खोला गया है, किसका, ताइवान का। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके लिए चाइना ने वार्न किया कि यार आप जो वन चाइना पॉलिसी है उसका उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। वन चाइना पॉलिसी को तो आप भी मानते हो, पर आप इसका उल्लंघन क्यों कर रहे हो। अगर हम लोग आपसे डिप्लोमेटिक रिश्ता रखते हैं, ठीक है, और आपको वन चाइना पॉलिसी मानना चाहिए, ठीक है, आपको डायरेक्टली ताइवान से डील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताइवान तो हमारा ही पार्ट है। तो ये किसका कहना है, चाइना कहना है, और इसी के साथ उसने हमें वार्न किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पर हम लोग उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने वाले नहीं है, हमें जो करना था हमने कर लिया। ताइवान के बारे में आप ये चीज समझ गए, ठीक है। ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान की ही एक कंपनी है, आपको नाम ध्यान रखना है। ताइवान की ही कंपनी है एक फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है, जिसके प्रेसिडेंट है, जिसके चेयरमैन है यंग लियू, ठीक है, यंग लियू। इनको इस बार पद्म भूषण दिया गया अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस बार इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, आपको ध्यान रखना है। ट्रेड को इन्होंने बेहतर किया इंडिया और ताइवान के बीच में। पद्म भूषण अवार्ड 2024 का आपको इनको दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा ताइवान के फॉक्सकॉन कंपनी के यंग लियू को, ठीक है। यंग लियू फॉक्सकॉन कंपनी के चेयरमैन है, ठीक है। फॉक्सकॉन कंपनी के जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव है उनका नाम क्या है, वी ली नाम है उनका, ठीक है। क्या नाम है, वी ली। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, ताइवान से रिलेटेड फॉर्मोसा स्टेट है, ये चीज तो आपको पता ही होगा। फॉर्मोसा स्टेट है, फॉर्मोसा स्टेट ताइवान से रिलेटेड है। और इसके बारे में क्या जान सकते हो, ताइवान के एक नए प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेसिडेंट का नाम है विलियम लाई चांगते, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या नाम है, विलियम लाई चांगते। ताइवान के नए प्रेसिडेंट का नाम है विलियम लाई चांगते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है कि ताइवान में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ताइवान में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया गया है। नेपाल में भी, साउथ एशिया की पहली कंट्री है नेपाल जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है। तो ताइवान हो गया, नेपाल हो गया, और अभी रिसेंटली किसने अलाउ किया, थाईलैंड ने अलाउ किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला हो गया थाईलैंड जिसने अभी रिसेंटली अलाउ किया है। सेकंड नंबर पे हो गया नेपाल जो साउथ एशिया की पहली कंट्री है, और थर्ड ताइवान ने भी सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर रखा है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे किसके बारे में, ताइवान के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नॉर्थ कोरिया के ट्रूप्स कहां पे, ये रशिया की हेल्प कर रहे हैं, रशिया के साथ प्रेजेंट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है मूसानेट। अब ये मूसानेट क्या है, इसके बारे में जानो। ये मूसानेट क्या है, मूसानेट के बारे में आपको ध्यान रखना है। मूसानेट एक तरीके का पोर्टल है, कहां पे, सऊदी अरेबिया में। ये किस चीज के लिए, जो भी इमिग्रेंट जाते हैं जॉब के लिए, तो वो जॉब की मतलब सारी चीज़ों को पता लगा पाए, ठीक है। उनका जो जॉब स्ट्रक्चर मतलब कैसा होने वाला है, कहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ ठीक है कि नहीं, सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, अपनी लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक्सेस जितनी भी एम्बेसीज हैं जो कि सऊदी अरेबिया में हैं उनको भी दिया गया है, ताकि वो अपने सिटीजन को भी देख सके, ठीक है। तो किस चीज़ के लिए मूसानेट, ये सऊदी अरेबिया में लॉन्च किया गया है, किसके लिए, लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए किया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कि ये सारे देख सकते हो, फॉरेन वर्कर्स इन डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क सेक्टर टू चेक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉलो अपडेट्स, ये सारी चीज देख सकते हैं। और जो एम्बेसीज के लोग हैं वो भी इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि उनके सिटीजन कहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हांगकांग। हांगकांग के बारे में आप जानते होंगे कि ये कहाँ की है, ये साउथ कोरिया की है, और इनको इस बार नोबेल प्राइज मिला है। किसमें नोबेल प्राइज मिला है, किसमें, लिटरेचर में, आपको ध्यान रखना है। किसमें नोबेल प्राइज मिला है, लिटरेचर में मिला, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नोबेल प्राइज पीस में किसको मिला है, नोबेल प्राइज पीस में किसको मिला है, इस बार नोबेल प्राइज पीस में मिला है निहोन हिडाइनको को, ठीक है। निहोन हिडाइनको की स्पेलिंग देख लो, NIHONHIDANKYO, ठीक है। निहोन हिडाइनको को इस बार नोबेल पीस प्राइज मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नोबेल पीस प्राइज के लिए आप जान लो इनको मिला है, ये किस चीज के लिए है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहां से बिलोंग करती है, ये जापान से बिलोंग करती है,
और ये किसके खिलाफ रहती हैं? ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के खिलाफ रहती है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स के खिलाफ रहती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आप इस सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। ये जितना भी जो भी ये जो पूरा ग्रुप है किससे बिलोंग करता है? जो इन पर अटैक हुआ था जापान में, जो अटैक किया गया था यूएसए के द्वारा न्यूक्लियर बम के द्वारा, जो उनके सर्वाइवर्स थे उनका ही ये पूरा ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। और ये न्यूक्लियर बम को खत्म करने की बात कहती है, ठीक है। ये कहती है कि यार हमारी हालत देख लो कैसी हालत हो गई थी, एक बार न्यूक्लियर बम गिरता है तो हजारों लोग मर जाते हैं और बहुत लोग इस तरीके से अपाहिज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। हमें ही आप देख लो, ठीक है। तो ये उनका ऑर्गेनाइजेशन है और ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के खिलाफ बोलते रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इस बार 11वीं बार सॉरी 10 बार तो अभी तक क्या मिल चुका है? वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के खिलाफ बोलने वालों को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। और इस बार इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है निहोन हिडानको, जो कि जापान से बिलोंग करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जापान की ऑर्गेनाइजेशन है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको मिला है? हांग कांग को मिला है, जो कि साउथ कोरिया की पहली वुमेन है ये नोबेल प्राइज इन लिटरेचर लेने वाली है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। हांग कांग के बारे में ये चीज आप ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। अब इन्होंने अरेस्ट वारंट किसके खिलाफ जारी कर दिया है? इन्होंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया शेख हसीना के खिलाफ, और शेख हसीना ने इसको स्टैब्लिश किया था कब? 2010 में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिक्स समिट, इसमें कहाँ होने वाले हैं? इंडिया पार्टिसिपेट करने वाले हो, कहाँ पे जाने वाले हैं? कजान जाने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कजान जाने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वहां पे जाने वाले हैं। और कौन जाने वाला है? चाइना के भी जो शी जिनपिंग है, ठीक है, वो भी जाने वाले हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है। ब्रिक्स समिट के बारे में आई थिंक आपको सारी चीजें आज की क्लियर हो गई होंगी। कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। विकास यादव हैज बीन चार्ज्ड विद डायरेक्टिंग अ प्लॉट टू मर्डर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बाय इंडिया। तो कौन है? निखिल गुप्ता नहीं है, निखिल गुप्ता को तो खुद अरेस्ट करके गुरपतवंत सिंह पन्नू। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Which change has the railway board implemented regarding advance booking of train tickets? ठीक है, सारे ऑप्शन देख लोगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? The advance booking period had been reduced from 120 days to 60 days। ठीक है, एक बार पोस्ट करके पूरा ऑप्शन पढ़ना आपको, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। मेरी तरह नहीं कि सीधा आंसर लगा देना है। नेक्स्ट है whom has been recommended by the Chief Justice D.Y. Chandrachud for appointment of 51st Chief Justice of India। ठीक है, 51st Chief Justice कौन बनने वाले हैं? जस्टिस संजीव खन्ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, एक बार आप क्या करना ना, जितने भी हमारे चीफ जस्टिस रह चुके हैं उनके एक बार आप सीरियल वाइज उनको याद कर लेना, ठीक है। लास्ट से कम 10 तो पक्का याद कर लेना, स्टार्टिंग के 10 भी याद कर लेना। क्वेश्चन इस पर आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन इस पर आएगा कि इनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो एक बार आप थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट है बिफोर हिज अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खन्ना। ये एक ही टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने टाइप से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जस्टिस खन्ना इससे पहले कौन सा हाईकोर्ट में थे? तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली हाईकोर्ट में थे। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी है। एक और क्वेश्चन देखो, जस्टिस संजीव खन्ना, सेम अगेन इस क्वेश्चन को मैं देख रहा हूँ कितने टाइप्स हम लोग कर सकते हैं। वॉज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन विच डेट? तो आपको ध्यान रखना है कब अपॉइंट किए गए थे। ये 2019 में अपॉइंट किए गए थे। कहां पे? जज पूछा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीफ जस्टिस ने पूछा, ये पूछा कि जज कब बनाए गए थे, तो आपको ध्यान रखना है 2019 में बनाए गए थे। व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट रूल रिगार्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑन सितंबर 23, 2024? तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से पूछता है, इट इज अ लीगल टू पोजेस चाइल्ड पोर्नोग्राफी फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। एजुकेशनल पर्पसेस के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को क्यों देखेगा यार? नेक्स्ट है व्यूइंग, डाउनलोडिंग और पोजेसिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी डज नॉट अट्रैक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी। नहीं अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सच एक्ट अट्रैक्ट क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर द पोक्सो एक्ट एंड आईटी एक्ट। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखो कि मैंने आपको क्या बताया था कि पोक्सो एक्ट के तहत होता है ना, पोक्सो एक्ट के खिलाफ आपके खिलाफ मामला दर्ज होगा, प्लस आईटी एक्ट के तहत भी होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? पोक्सो एक्ट देखे होगा और ओनली लिख दिया जाएगा, ठीक है। या सिर्फ एक जगह पोक्सो लिखा जाएगा, ठीक है, और आईटी लिखा जाएगा, और नेक्स्ट ऑप्शन में होगा कि बोथ, ठीक है, और नेक्स्ट में होगा नन, ठीक है। तो आपको बोथ पे लगाना है, क्योंकि पोक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज होगा आपके खिलाफ और आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपके कमेंट सेक्शन को जरूर पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आप उस चीज के लिए निश्चिंत रहो। जिसको भी प्रॉब्लम है कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है हमारे बैचेस को, ठीक है, ऐप को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो मैंने जो स्टार्टिंग में नंबर दिया उस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।